नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं चौथा अध्याय जो है कृषि एग्रीकल्चर। इसका आज हम लोग पढ़ेंगे छठा भाग। इसके पहले हम लोग 5 भाग तक पढ़ चुके हैं। आज के इस टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख रूप से उसको एक बार देख लेते हैं। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण क्या हैं और भारतीय कृषि की पिछड़ेपन की समस्याओं का निदान कैसे किया जा सकता है इसके बारे में। खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं सरकार की तरफ से, और हरित क्रांति क्या है। इन प्रमुख तथ्यों पर, बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी के। देखें क्या है। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण। यानी जो हमारे यहाँ की कृषि है यूरोप या संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों की तुलना में पिछड़ी हुई क्यों है, इसके क्या कारण हैं, इसको हम देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। हेडिंग हमने नोट कर रखा है, इसको समझते हैं। पहला है कृषि की मानसून पर निर्भरता। यानी जो यहाँ की कृषि है मानसून पर निर्भर है। ज्यादातर यहाँ के किसान खेती के लिए वर्षा पर निर्भर होते हैं। यानी सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है, सिंचित क्षेत्र का अभाव है, जिसके कारण कृषि का उत्पादन प्रभावित होता है और इस प्रकार कृषि जो है पिछड़ जाती है। दूसरा देखेंगे कृषि जोतों का छोटा आकार। यहां पर देखेंगे कि यहाँ के जो किसान हैं उनके पास जो भूखंड है जिस पर वो खेती करते हैं वो छोटे छोटे हैं और वह भी एक जगह न होकर के छिटपुट हैं। यानी कुछ दूरी दूरी पे हैं, जिसके चलते वह कृषि परंपरागत तकनीकी से करने के लिए विवश होते हैं। कृषि में आधुनिक तकनीकी का यानी यंत्रों का प्रयोग वे नहीं कर पाते हैं। इस कारण भी देखें कि कृषि पिछड़ी हुई है हमारे देश की, जो कि एक प्रमुख कारण के रूप में है कि भूमि का आकार जो है, भूखंड जो है वह छोटे हैं और छोटे छोटे भूखंड कई जगह बिखरे पड़े हैं, एक जगह नहीं है। आगे देखेंगे भूमि पर जनसंख्या का दबाव। यानी कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत बहुत कम है और उस पर देखें कि एक बढ़ती जनसंख्या का दबाव है, जिसके समक्ष देखें कि राष्ट्र के सामने एक समस्या बनी हुई है कि बढ़ती जनसंख्या का भरण पोषण कैसे किया जाए। ऐसे में कम भूमि पर अधिक उत्पादन करना भी एक चुनौती है। ठीक है, तो यह है भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव। यह भी एक कृषि के पिछड़ेपन का कारण है। इतना उत्पादन नहीं हो पाता कि एक बढ़ती जनसंख्या का भरण पोषण करने के साथ साथ इतना उत्पादन हो सके कि उसका अन्य राष्ट्रों को निर्यात किया जा सके या आर्थिक उन्नति हो सके। आगे देखेंगे उन्नतशील बीज व तकनीकी का अभाव। देखें कि उन्नतशील बीज जो होते हैं अधिक उत्पादन देने वाले होते हैं, लेकिन यह जो साधारण बीज होता है इसकी तुलना में
अधिक महंगे होते हैं, जिसके कारण ज़्यादातर किसान जो है इसको खेतों में नहीं डालते हैं, क्योंकि जब बुआई का समय होता है तो उस समय खेती में अधिक लागत लगती है, जिसके कारण किसान सोचते हैं कि इसकी जगह हम घर के ही बीज क्यों न खेतों में डाल लें, क्योंकि पैसे का अभाव होता है और नतीजा यह होता है कि जो उन्नतशील बीज से उत्पादन अधिक होना चाहिए वह उत्पादन हम नहीं ले पाते हैं, उत्पादन कम होता है। दूसरा, तकनीकी का अभाव है, यानी आज भी यहाँ के किसान खेती बाड़ी में परंपरागत तकनीकी का ही प्रयोग करते हैं और ज़्यादातर देखें तो इसमें समय और श्रम की ज़्यादा क्षति होती है, यानी अधिक समय लगता है और इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है। परंपरागत तकनीकी का प्रयोग करते हुए हम कृषि करते हैं तो ज़्यादातर यहाँ के जो कृषक हैं वो सोचते हैं कि पूंजी ज़्यादा न लगे, पैसा ज़्यादा न लगे, परिवार के सदस्य मिलकर ज़्यादा श्रम करते हैं और श्रम को ही महत्व देते हैं और पुराने तकनीकी से ही खेती करते हैं, नई तकनीकी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यह एक पिछड़ेपन का कारण है। आगे देखेंगे कृषकों की निर्धनता एवं अज्ञानता, जो कि एक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ के किसान जो है कि जो खेती बाड़ी करते हैं उसको एक जीविका निर्वाह के रूप में करते हैं, ज़्यादातर उद्योग के रूप में नहीं इसको करते हैं। जबकि विकसित देशों में यदि कृषि की जाती है तो उसको एक उद्योग की दृष्टि से की जाती है, उद्योग के रूप में की जाती है। तो एक तो निर्धनता है, यहाँ की कृषक जो है निर्धन है, पैसे का अभाव उनके पास, और दूसरा अज्ञानता, यानी कृषि करने का उचित कौशल ज्ञान उनके पास नहीं है, जिससे वह खेती में कौन से बीज देने हैं, किस समय कितना रसायन, कितना खाद खेतों में डालना है, किस समय कैसे हमको फसलों की वृद्धि करनी है, या उसको फसल को रोग मुक्त बनाने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करना है, ये सब का उसके पास ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण वो अधिक उत्पादन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो ये था भारतीय कृषि के कुछ प्रमुख पिछड़ेपन के कारण कौन कौन से हैं। आगे देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने यानी सुधार के उपाय क्या हैं, यानी कृषि क्षेत्र में कैसे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, कैसे सुधार किया जा सकता है। यहाँ देखेंगे कि सिंचित क्षेत्र का विकास, यानी सिंचित क्षेत्र का विकास किया जाए, सिंचाई की उचित व्यवस्था की जाए, जिससे कि किसानों की जो वर्षा पर निर्भरता है वह कम हो। इसके लिए नहरें निकाल की सिंचाई की व्यवस्था की जाए, नलकूपों से नलकूप स्थापित किए जाए, नलकूप लगाए जाए, जिससे कि सिंचाई समय से की जा सके और उत्पादन अधिक से अधिक लिया जा सके। ठीक है, हमारे देश में देखेंगे कि जो पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कि सिंचित क्षेत्र हैं, जहाँ पर परंपरागत तकनीकी को छोड़ करके आधुनिक तकनीकी का कृषि में प्रयोग किया जा रहा है और ऐसे क्षेत्रों में अधिक उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है, अधिक उत्पादन यहाँ के किसान ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। यह एक सिंचित क्षेत्र है, समय से सिंचाई की व्यवस्था है। आगे देखेंगे भू सुधार। भू सुधार यानी भूमि में सुधार किया जाए, जहाँ कहीं भी बंजर भूमि है या ऐसी भूमि जो कि अनुपजाऊ है, उसको कृषि योग्य उपजाऊ भूमि में परिवर्तित किया जाए और किसानों के पास जो आवंटित भूमि है उसको चकबंदी कार्यक्रम ला करके उसको एक जगह एकत्रित किया जाए, जो कि छोटे छोटे उनके भूखंड छिटपुट पड़े हुए हैं, जिससे कि वह आधुनिक तकनीकी से कृषि कर सकें, कृषि में यंत्रों का, मशीनों का प्रयोग कर सकें। ठीक है, तो इस तरह के कार्यक्रम सरकार की ओर से चलाए जाएं, जिससे
कि यहाँ पर भू सुधार किया जा सके। ठीक है, यानी एक संयुक्त कृषि की जा सके। ठीक है, आगे देखेंगे कि उन्नतशील बीज व उर्वरकों का प्रयोग। यहाँ पर देखें कि हमने पढ़ा था कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारणों में कि उन्नतशील बीज तकनीकी का अभाव है ना। तो उन्नतशील बीज का प्रयोग किया जाए कृषि में और उर्वरकों का प्रयोग। उन्नतशील बीज यदि हम डालेंगे खेत में तो उत्पादन अधिक होगा, लेकिन तभी होगा जब हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे और फसल को सुरक्षित करने के लिए, यानी फसल की सुरक्षा के लिए हम कीटनाशकों से बचाव के लिए कीटनाशकों का भी समय समय से छिड़काव करेंगे। तो इस प्रकार हम कृषि में इसका प्रयोग करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं। आगे देखें, कृषि में प्रौद्योगिकी तकनीकी का प्रयोग। आप जानते हैं कि कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कम होता जा रहा है। ऐसे में अधिक उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है और अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए यही है कि हम कृषि में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करें और उन्नतशील बीजों का प्रयोग करें। तो इसके लिए जरूरी है कि तकनीकी का प्रयोग किया जाए। ऐसा नहीं कि हम श्रम को अधिक महत्व दें, समय को ज़्यादा समय लगता है उसका हम ख्याल न रखें, ऐसा नहीं। हमको क्या करना होगा कि एक किसान होने के नाते, जैसे किसान को क्या चाहिए कि वह कृषि में तकनीकी का प्रयोग करे, जैसे ट्रैक्टर का प्रयोग, हार्वेस्टर का प्रयोग, कंबाइन का प्रयोग, जो भी मशीनों से ज़्यादा काम खेतों में लिया जाना चाहिए, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकें, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम उत्पादन ले सकें। आगे है कृषि में फसल बीमा योजना, यानी सरकार की तरफ से किसानों की फसल का बीमा किया जाना चाहिए, जिससे कि यदि मान लीजिए कि बाढ़ जैसे हालात आ जाए या सूखा पड़ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, फसल नुकसान होती है किसान को, तो उसका एक मुआवजा या ये कहें कि एक वित्तीय सहायता सरकार को देनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही देखें कि सरकार की तरफ से बहुत सी सहायताएं दी जाती हैं। कम ब्याज पर बैंक जो है किसानों को ऋण देते हैं, जिससे कि वह कृषि कर सकें। और साथ ही साथ कई कार्यक्रम किसानों के लिए सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड है या किसान दुर्घटना योजना है। ठीक है, इस तरह के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है। ठीक है, सरकार के द्वारा चलाई गई है। ठीक है, तो यह था भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण और उसके सुधार के उपाय। आगे यहाँ पे देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्या है। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको आप समझेंगे परीक्षा की दृष्टि से। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें। खाद्य सुरक्षा क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे हमने नोट किया है कि खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति, यानी खाद्यान्न पदार्थ अनाज की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन सामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता है। जन सामान्य यानी आम लोगों तक भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है। यानी खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय उन लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति करना है जो कि अल्प पोषित हैं। जनसंख्या का वो वर्ग जो कि खाद्य सुरक्षा नहीं बना सकता है, जिसके पास इतना धन नहीं है वो महीने भर हफ्ते भर का राशन अपने घर में रख सके, 2 दिन की रोटी की समस्या उसके सामने रहती है। ऐसे में सरकार की ओर से पहल करके खाद्य सुरक्षा बनाई जाती है कि वे लोग
अपने आप को खाद्य असुरक्षित महसूस न कर सकें। यानी खाद्य सुरक्षा क्या है? सीधी सी सरल सी भाषा में हम कह सकते हैं, यदि हमारे पास खाने का राशन मौजूद है, हफ्ते दिन महीने दिन की कोई चिंता नहीं है, तो हम कहेंगे कि खाद्य सुरक्षित है। यदि हमारे पास खाने की सुरक्षा नहीं है, अनाज नहीं है, तो हम कहेंगे कि हम खाद्य असुरक्षित है। तो खाद्य सुरक्षा बनाने का दायित्व एक व्यक्तिगत नागरिक होने के नाते भी हमारा भी बनता है, और नहीं तो सरकार की ओर से भी कुछ प्रमुख योजनाएं चला के खाद्य सुरक्षा बनाई जाती है, जिसमें कि प्रमुख रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली या मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील जो स्कूलों में चलाया जाता है, यह है जिससे कि खाद्य और सुरक्षा का कोई सामना न करें, इसलिए ये कार्यक्रम चलाए गए हैं। दूसरा यह देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है। अगर प्रश्न किया जाए कि खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है, तो इसलिए क्योंकि देखेंगे कि एक सामान्य सी स्थिति में देखा जाए तो एक निर्धन व्यक्ति ही अपने आप को खाद्य असुरक्षित महसूस करता है। लेकिन कुछ विकट स्थितियों में, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आती है जिसके कारण फसल बर्बाद हो जाती है, चाहे वो बाढ़ हो, सूखा हो, या कभी युद्ध जैसी स्थिति आ जाए, महामारी आ जाए, कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिसके चलते एक तरह से लोग खाद्यान्न की कमी की सामना करने लगे, खाद्यान्न की कमी से जूझने लगे, भूखमरी की कगार पे आ जाए। तो ऐसी स्थिति में लोगों को इस स्थिति से उबारने के लिए, यानी भूखमरी की स्थिति तक न जाए, उबारने के लिए सरकार अनाजों का भंडारण करती है। सरकार अनाज का भंडारण करती है इसलिए क्योंकि ऐसे समय में आवश्यकता होती है एक राष्ट्र को बचाने की, उसको खाद्यान्न आपूर्ति करने की। ठीक है, इसका एक इतिहास रहा है कि इतिहास साक्षी है कि ऐसे कई बार ऐसे और समय आए हैं जब देश भूखमरी के कारण मौत की नींद सो गया है, यानी जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग भूखमरी के मारे सो गया है। ठीक है, बंगाल का अकाल देख लीजिए, आपको इतिहास में पढ़े होंगे कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तो प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध के बाद जब बंगाल में क्लाइव की सत्ता आती है, तो इतना कर लगा दिया जाता है बंगाल के ऊपर कि 1770 में बंगाल की 1/3 आबादी भूखमरी से समाप्त हो गई थी। इतनी आबादी खत्म हो गई थी जो कि 1/3 आबादी पूरी जनसंख्या का खत्म हो गई थी राष्ट्र की। ठीक है, राष्ट्र की 1/3 जनसंख्या जो है समाप्त हो गई थी। तो ऐसी स्थितियां न आए, इसी को आगे हम समझेंगे थोड़ा सा हरित क्रांति में। चलिए यहाँ देखते हैं क्या है। जैसे खाद्य सुरक्षा बनाने के लिए सरकार के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाई गई एक योजना है। क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इसको कहते हैं पीडीएस, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई की देख रेख में काम करती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यानी भारतीय खाद्य निगम का खाद्यान्न एवं अन्य पदार्थों की खरीद, उसका भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना होता है। तो यह कार्य है भारतीय खाद्य निगम का, जिसकी देखरेख में सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्य करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक प्रकार की राशनिंग प्रणाली है, यानी राशन की दुकान है जहां से राशन का वितरण किया जाता है, जिसे हम उचित मूल्य की दुकान या राशन की दुकान के नाम से जानते हैं।
हम और आप जानते हैं कि हमारे गांव में एक राशन की दुकान होती है, जहां हम जाके हर महीने राशन लेकर के आते हैं, जो कि उचित मूल्य पर या ये कहें कि बहुत कम मूल्य पर हमको सरकार की ओर से दिया जाता है। और इसलिए दिया जाता है जो कमजोर वर्ग है, जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनके सामने खाद्य और सुरक्षा की समस्या न आए, वो अपने आप को खाद्य असुरक्षित महसूस न करें, वो अपनी खाद्य सुरक्षा बना सकें, उनके घर भी अनाज हो और वो अपना पेट भर सकें। तो इसलिए यह योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है। और आपको पता है कि ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में भी, जबकि एक महामारी की स्थिति आ चुकी है कोरोना वायरस को लेकर, तो ऐसे में भी सरकार की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा फ्री राशन दिया गया था 3 महीने के लिए। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों से उबरने के लिए ही सरकार के द्वारा ये प्रयास किए जाते हैं। आगे देखें कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति, हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति वास्तव में उत्पादन बढ़ाने की एक नीति है। आखिर हरित क्रांति क्यों आई, इसको हम बाद में समझेंगे। थोड़ा सा पहले देखते हैं कि क्या है हरित क्रांति, इसको परिभाषित करते हैं। कृषि में उन्नतशील बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों व सिंचाई का उचित प्रबंध करते हुए उत्पादन बढ़ाना ही हरित क्रांति कहलाता है। यानी उत्पादन बढ़ाने के लिए जब हम खेती में उन्नतशील बीज डालते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं, फसल को बचाने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, सिंचाई का उचित प्रबंध करते हैं, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हैं, यंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो उसे ही नाम दिया गया है हरित क्रांति। देखें कि भारत में हरित क्रांति, यहाँ देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1967-68 में प्रारंभ करने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। यानी हरित क्रांति को प्रारंभ करने का भारत में श्रेय जो जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, जो कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और सबसे पहले हरित क्रांति अमेरिका में आई थी, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। और हरित क्रांति के जनक कौन थे, वो नॉर्मन बोरलॉग थे, जो कि गेहूं की उन्नतशील बीज का जो है कि उन्होंने क्रॉस करके निर्माण किया था। यहाँ देखें, प्रारंभ करने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, लेकिन ध्यान देंगे, लेकिन भारत में एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 1 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका थोड़ा हम यदि इतिहास देखें हरित क्रांति का, कि हरित क्रांति लाने के पीछे क्या कारण रहा, तो देखें, एक तो जिस समय हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, उस समय हमारा देश खाद्यान्न की कमी से जूझ रहा था। उसके जस्ट पहले यानी 1947 से पहले देखें कि बंगाल में खाद्यान्न की कमी से 20 लाख आबादी खत्म हो गई थी, जिसका कारण यह रहा कि जो औपनिवेशिक शासन है उसका कृषि के प्रति जो है कि अच्छा रवैया नहीं होना बताया जाता है। यानी कृषि के प्रति उसका अच्छा दृष्टिकोण नहीं रहा, अच्छे सुधार के प्रयास नहीं किए गए। दूसरा देखें कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसके जस्ट 3 साल बाद फिर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इस समय भी हमारा देश खाद्यान्न की कमी का सामना कर रहा था। दूसरा कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही थी, कारण कि औद्योगिकरण हो चुका था,
देश की आर्थिक उन्नति हो रही थी, लोगों को रोजगार मिला हुआ था और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो गई थी, जिससे जीवन प्रत्याशा भी बढ़ी थी। अब एक सरकार के समक्ष, राष्ट्र के समक्ष यह समस्या थी कि एक बढ़ती जनसंख्या का भरण पोषण कैसे किया जाए। ऐसे में जब एक समस्या आई तो हरित क्रांति का आगाज हुआ, जिसने उत्पादन बढ़ा करके और फिर देखें कि इस समस्या का उसने निदान कर डाला, यानी उत्पादन बढ़ा और हमारे समक्ष जो एक समस्या थी उस समस्या को दूर कर लिया गया। ठीक है, तो यह था हरित क्रांति के बारे में, जिसको आपको इतना तो जानना ही चाहिए कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है और प्रमुख रूप से हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पे पड़ा, यह यदि पूछा जाए तो प्रमुख रूप से इसका प्रभाव जो है गेहूं पर पड़ा था। ठीक है, यह था हरित क्रांति। और हरित क्रांति को पूछा जाता है कि सफल बनाने के लिए क्या हम कर सकते हैं। तो हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए हम परंपरागत तकनीकी को छोड़कर कृषि में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करें, मशीन यंत्रों का प्रयोग करें, उन्नतशील बीज खेतों में डालें और सिंचित क्षेत्र का विस्तार करें, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन बढ़े और हमारे समक्ष जो है कि खाद्यान्न का संकट न रहे और विकट से विकट स्थितियों में भी हम अन्य राष्ट्रों के पर आश्रित न रहें। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। और मैं जानता हूँ कि आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारी से भरपूर था और वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक और शेयर करते रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद हम अब अगला अध्याय लेकर के आएंगे, अध्याय 5। ठीक है, जो होगा खनिज से संबंधित। और इस अध्याय में आपको यानी आज का जो चैप्टर है इसमें आपको पीडीएफ लिंक दिया जाएगा, जहां से आप जो है उसको डाउनलोड करके और नोट्स भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स, तैयारी करते रहिए।